वेरी वॉर्म वेलकम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजीम बट। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ा सेंसिटिव केस है ब्लास्फेमी का, और जिस तरीके से अदालत के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग चली, एक पार्टी ने कहा हमें नहीं सुना गया, और दूसरी ने जिस तरीके से प्रेजेंट की चीज़ें, ईमान मदारी साहबा और हादी साहब और दीगर जो कि मुल्जिमान की तरफ से केस लड़ रहे थे, और ओवरऑल शायद एक जो है वो तादाद बताई जा रही है 750 की। वो कितनी सच है कितनी नहीं है वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिबेट है, दूसरी तरफ की का मौक़िफ़ है कि शायद कम है। तो लेकिन बहरहाल जिस तरीके का एक पूरा अवामी सतह के ऊपर तासुर बना के एक पूरा गैंग है, वो किस तरीके से ब्लास्फेमियस कंटेंट में लोगों को फंसाता है, और फिर उनको जो है वो उनसे पैसों की डिमांड करता है, या हनी ट्रैप वाले मामला भी हैं वो हमें देखने को नजर आए। अदालत की लाइव स्ट्रीमिंग में हमने देखा कि कोमल नामी लड़की थी शायद, या ईमान नामी लड़की थी, उसका तज़किरा हुआ। तो इस तमाम मामलात में जहाँ वकला थे, जब हमने लास्ट 2 इंटरव्यू किए, तो एक तरफ हमने मुल्ज़िमान के जो वकील थे उनका भी एक इंटरव्यू किया, और एक हसन मौविया साहब जो हैं, जिनकी एपिसोड भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी लाइव स्ट्रीमिंग में, कि अदालत ने उनको कहा कि आप मेरी अदालत से निकल जाएँ। उनके जो वकील थे चंगेज़ी साहब, उनका भी इंटरव्यू किया। लेकिन इस तमाम सिनेरियो में एक शख्स ऐसा था जो डिजिटल महाज संभाले हुए था, और उन्होंने जो है वो अवाम को राइट साइड का मौक़िफ़ जो है, जो राइट विंग का मौक़िफ़ है, जो आप कह सकते हैं कि हमारे उलमाए किराम का मौक़िफ़ है, जो हमारी मुफ्तियान का मौक़िफ़ है, या आप कह लें कि मज़हबी साइड का जो मौक़िफ़ है, वो बयान किया। और उन्होंने बताया कि किस हद तक गलीज़ किस्म की तौहीन जो है वो की गई है। देखिए, उसके ऊपर तो कोई भी किसी को डिफेंड नहीं कर सकता कि जो तौहीन के मामलात हैं, जो ट्रायल कोर्ट में चल रहे हैं। तो वो कैसर अहमद राजा साहब थे, जिन्होंने हर जगह पर ट्विटर समेत यूट्यूब और हर जगह पर इवन गुज़िश्ता दिनों भी हम एक सेमिनार में थे, तो वहाँ पे अवामी सतह पर भी अवाम को ये बावर करवाया कि ये कितना संजीदा केस है और इसको किस तरह से टैकल किया जा रहा है। तो हमने कहा कि क्यों ना कैसर साहब से ही इसकी डिटेल पूछ लें, क्योंकि हमने देखा है कि उलमाए किराम भी कैसर साहब से पूछ रहे होते हैं कि रिसर्च हमें बताइए जो आपने इसके ऊपर की हुई है। तो कैसर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एक तो मुझे वक़्त दिया है, टाइम दिया है, और अवाम की अगर मैं कहूँ कि अदालत में आए हैं तो वो गलत नहीं होगा कि अवाम में अपना मुद्दा रखने आए हैं, अवाम जज करे, तो वो क्योंकि अवाम सबसे बड़ी जज होती है। तो जी बगैर किसी आई मीन मैं उसकी किसी लिटिग्रिटी में जाने के, टेक्निकल क्वेश्चन पूछने के, मैं अवामी सतह का सवाल आपसे ये करूँगा कि एक परसेप्शन तो जो है उसको हम डिस्कस करते हैं, मगर एक पॉइंट बड़ा तंग कर रहा है, वो ये है कि जिस तरह की चीज़ आप बताते हैं कि इतनी खतरनाक ब्लास्फेमी का मामला जो है वो चल रहा है, तौहीन का मामला चल रहा है, वो कुरान पाक वाले मामलात हैं, दीगर मामलात हैं। हमने देखा कि इस मुल्क ने जिन लोगों को नवाजा, जिनके नाम बनाए उलमाए कराम में, मजहबी शख्सियात में, उन्होंने इसके ऊपर कोई बड़ा स्टांस नहीं लिया। कहाँ है मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब, कहाँ है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, कहाँ है जमात इस्लामी के अमीर, कहाँ है मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट, इवन तारिक मसूद साहब जो एक बड़ा फिगर है, वो तो अपोजिट खड़े हुए हैं, और वो कहते हैं कि मौलवी जो है वो ट्रैप कर रहे हैं और वो गलत काम कर रहे हैं। फिर चले, आपका एक इख्तलाफ भी है इंजीनियर अली मिर्जा साहब से, लेकिन एक रिनाउंड शख्सियत है, आवाम सुनती है उनको। किसी ने इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं की है कि यार ये इतना बड़ा इशू है, और जिस तरह का आप बताते हैं कि पूरी की पूरी, मतलब कि यानी कि मैं क्या वो डिस्कस भी नहीं कर सकते जिस तरह की ब्लास्फेमी आप बताते हैं। तो ये लोग कहाँ पे हैं, आप ही क्यों इसको लीड कर रहे हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इज़्ज़त बख्शी मधु की आपने प्रोग्राम में। देखिए, मैं समझता हूँ कि उलमा की तरफ से एक कोशिश अप्रोच बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इंतहाई सेंसिटिव मैटर हैं, और मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान जिसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, कम से कम उसका ये बनता है कि वो इस पे खामोश हो जाए, कि वो रिलीजियस मामलात हैं उसमें गलत फहमी में भी कोई गलत बात कह के ऐसे हसास मौज़ूआत पे अपनी दुनिया व आखिरत ख़राब ना कर ले। ये बड़ी अच्छी बात है। अब ये पाकिस्तान में जिस परसेप्शन की आपने बात की, ये इतने बड़े पैमाने पे फैली हुई थी कि मैं खुद इसका शिकार था। यानी कि मेरी इन मामलात में जो इन्वॉल्वमेंट है, आप दजल का अंदाज़ा करें कि किस कदर फैला हुआ था, कि मेरी जो इन्वॉल्वमेंट है, मेरी जो पहली इन्वॉल्वमेंट है, वो मैंने ईमान मज़ारी साहिबा से एविडेंस माँगा था राव अब्दुल रहीम के खिलाफ कि मैं उस आदमी पे केस करूँ। तो उन्होंने पब्लिकली कमिट करने के बाद बैक ऑफ किया, उन्होंने नहीं दिया, जिसकी वजह से फिर मैंने अपनी तहकीक वगैरह स्टार्ट की। तो मुझ पे जो हकीकत खुली, वो एक बड़ी डिफरेंट टाइप की थी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि मैं अब इस मामले में कतई कुल यानी कि
कन्विंस्ड हूँ कि ये केसेस जेन्युइन हैं। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि एक एक केस की एक एक तफसील हो, तो इसलिए अदालत लगी हुई है कि वहाँ पे जाके इन चीज़ों को ट्रायल में डिस्कस किया जाए, लेकिन ये केसेस जेन्युइन हैं। इनके पीछे जो तहकीक है वो जेन्युइन है। ये सारी चीज़ें तो मैं इस चीज़ में तो मैं कन्विंस्ड हूँ, लेकिन उलमा का बड़ा तबका अभी भी उस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है कि बजाय इसके कि आप जज्बाती हो के आप हर मामले में छलांग लगा दें, ऐसा नहीं है। जिनके पास हकीकत पहुंची उन्होंने बात की है। इस मामले में हज़ारों इख्तिलाफ़ात के बावजूद इंजीनियर साहब, उनको भी मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो उन्होंने इस पे बात नहीं की। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, ये मुफ्ती मुनीब साहब हैं, अगर उनके पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं तो उन्होंने बात नहीं की। हाँ, मौलाना फजल रहमान साहब ने इस पे बड़ी खुल के बात की है, बड़े एग्रेसिव तरीके से बात की है, क्योंकि उन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी, दैट वाज गुड इनफ टू कन्विंस हिम। अब ये हमारा काम है आगे सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, अभी जैसे प्रोग्राम हो रहा है, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जो हकीकत है वो दुनिया तक पहुंचाएं। एंड होपफुली जब ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी सब तक, ये सिर्फ उलमा की बात नहीं है, ये बात जहन में रखें, ये सारे पाकिस्तानियों की, मेरा आपका हम सबका मसला है, सारे मुसलमानों का मसला है, तो फिर सारे इस पे बात करेंगे। बट इट्स अ गुड थिंग कि अगर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप एक कोशिश अप्रोच लें। कैसा सुनने में ये बात दुरुस्त लगती है, बड़ी खूबसूरत भी लगती है। कहीं न कहीं शायद इससे आम लोग कायल भी हों, लेकिन आप भी ये बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और पाकिस्तान की थोड़ी-सी जो डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करने वाली अवाम है, वो जानती है कि उलमाए कराम जिनका मैंने नाम लिया, जो खामोश हैं, वो पाकिस्तान के छोटे-छोटे इश्यू पे, जिनके जिनके ऊपर उनकी हल्की-सी उनके पास खबर भी पहुंच जाए, वो अपना मौक़िफ़ देते हैं। मुफ्त देखें, कुरान बोर्ड इसमें इन्वॉल्व है, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल इसके ऊपर बात कर रही है, अल्लामा ताहिर अशरफी इस पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल। अदालत की लाइव प्रोसीडिंग हो रही है, ठीक हम्म, है? इस सब के बावजूद ये बात कैसे मानने में आ सकती है कि मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब को इसके बारे में पता ना हो, तकी उस्मानी साहब को इस बारे में पता ना हो, और श्योर। दीगर को इनके बारे में पता ना हो, और इवन अगर पता ना भी हो तो एट लीस्ट वन स्टेटमेंट हमें, मैं आपको 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 भी पता है, और मैं भी आपको दसियों इस तरह की बातें बता सकता हूँ कि जो बाद में मामला रूल बैक हो गए, सिर्फ खबर आई तो उन्होंने उसके ऊपर रिएक्ट किया, क्योंकि वो समझते थे कि ये एक मजहबी इशू है, ये एक अवामी इशू है। जी। तो इतने बड़े इशू पे जहां तौहीन का मामला, और आप लोग तो ये कह रहे हैं कि इसका ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में 295 के कवानीन को खत्म करने का मामला है, ऐसे इशू के जी। ऊपर इतने बड़े बड़े उलमाए किराम खामोश हों, ये समझ में आने वाली बात तो नहीं है। या देखिए, कोई इंसान अगर कहे कि किसी को इन केसेस की बाबत पता नहीं है, इतने वेल इन्फॉर्म्ड लोगों को, तो ये तो मानने वाली बात नहीं है। लेकिन वो पता क्या है, दैट इज द क्वेश्चन। केसेस एग्जिस्ट करते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन क्या कोई ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग है जो लोगों को खुद इसमें मुलवस कर रहा है, या इसके अंदर कुछ लोगों को बिला वजह ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग कह दिया गया है और केसेस सारे जेन्युइन हैं? अब यहाँ पे एक कोशिश अप्रोच की जरूरत है। अब देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल दूं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, कि ये कंफर्म्ड खबर है कि बहुत से ऐसे कुरान पाक के नुस्खे मौजूद हैं जिनके ऊपर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इजैकुलेट किया गया। उस पे उन्होंने फौरन फतवा दे दिया है कि इनको गुस्ल कर देना ये ज़रूरी है, और उसके ऊपर फिर डॉक्यूमेंटेशन भी हुई, हाई कोर्ट में भी गालिबन को डॉक्यूमेंट्स वगैरह गए पिटिशन के तौर पे कि इस पे अब काम होना चाहिए, गए या अब तैयार हो रहे हैं, वन वे और दी अदर, बिकॉज़ ये मुसद्दका इतला है कि ऐसा हुआ, तो उस पे वो खामोश नहीं है। अब उसके पीछे कौन था? किसी ने बिज़नेस किया क्या? मैं भी तो आपको मैंने अर्ज़ किया ना कि मैं भी इस मामले में ये शामिल हुआ, तो मेरे नज़दीक भी एक क्या क्या कहते हैं, ब्लास्फेमी बिज़नेस गैंग था जिसको मैं अदालत में लेके जाना चाह रहा था। तो अगर इस पे वो क्लियर नहीं है कि पीछे मामला, इसके पीछे है कौन, तो उस पे मैं उनको क्रेडिट दूँगा कि वो भी इस मामले पे अगर खामोश हैं, तो ये अच्छी बात है, बजाय इसके कि वो इन्फ्लुएंस करें किसी माइंड यू, जब मुफ्ती मुनीब साहब किसी मामले में बात करें, तो वो करोड़ों लोगों के लिए वो बात जो है वो अहमियत रखती है। जब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बात करें, तो अगेन करोड़ों लोगों के लिए वो अहमियत रखती है। तो ऐसे उलमा को मेरे ख़्याल में कोशिश अप्रोच लेना ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, ये हमारा काम है कि हम उन तक हकीकत पहुँचाएँ, एंड वन्स दे आर अवेयर ऑफ इट कि एग्ज़ैक्टली क्या चल रहा है यहाँ पे, देन ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करेंगे उनसे कि वो इस मामले में वेइ इन करें। अच्छा, ठीक हो गया ये, काफ़ी हद तक काबिले आई मीन यकीन बात कही जा सकती है। लेकिन एक जुमला मैंने एक शख्स का मैंने तज़किरा किया दरमियान में, वो है मुफ्ती तारिक मसूद साहब। अब
وہ مفتی بھی ہیں, ریناؤنڈ شخصیت بھی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ان کی ڈگری پہ بھی کسی کو شک نہیں ہوگا, جس طرح اپنا انجینئر صاحب کی ڈگری پہ کیا جاتا ہے کہ چلیں ان کو تو آپ سائڈ پہ کر سکتے ہیں, بٹ مفتی طارق مسعود صاحب ایک بڑے ایک ریزنیبل شخصیت ہیں, تو انہوں نے تو بالکل الٹا موقف لیا ہے دوسری سائڈ کا. ان کا تو بڑا اسٹرانگ بیان آیا کہ اس کے اندر مولوی حضرات شامل ہیں اور باقاعدہ ٹریپ کیا جاتا ہے. تو کیا ان تک وہ والی معلومات پہنچی ہے, اور آپ لوگوں نے ان لوگوں کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے یا بتانے کی کوشش نہیں کی ہے, جس طرح یہ ابھی لاسٹ سنڈے کو آپ لوگوں نے ایک سیمینار کیا, اس کے اندر علامہ طاہر اشرفی صاحب موجود تھے اور دیگر علماء کرام موجود تھے, تو کیا آپ لوگوں نے طارق مسعود صاحب کو یا باقیوں کو بھی آپ نے چیزیں پہنچانے کی کوشش نہیں کی کہ آپ ان کو قائل کر سکیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ میرے پتے میں تو ان کا ایسا کوئی بیان نہیں ہے, میری نظر سے نہیں گزرا. ہاں ان کا ایک کلپ چلتا ہے جس میں وہ پہلے کا وہ ایک کلپ ہے, اگین اگر ہم دونوں ایک ہی کلپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان میں توہین کے کیسز میں لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے, وچ از ویری ٹرو. یہ تو کوئی دیوانہ ہی ہوگا جو اس چیز کو ڈینائی کرے گا کہ پرسنل گینز کے لیے کیا جاتا ہے. پرسنل گینز بڑی بڑی بھی نہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں. میں ریممبر ایک کلپ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا جس میں ہماری ایک کرسچن سسٹر, کوئی ٹریفک اٹینڈنٹ تھی, ٹریفک آفیسر تھیں, انہوں نے کسی آدمی سے پارکنگ کا کہا کہ آپ گاڑی یہاں پارک نہ کریں, تھوڑی سی تلخی ہوئی تو اس نے بھی کہا میں تم پہ توہین لگا دوں گا. یار عجیب, یہ بدماشی ہے. مطلب یہ تو کوئی آدمی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ایسی چیزیں. تو میرے پتے میں جو ان کا ایک کلپ ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں ایک پرانا ہے. کرنٹ کیسز پہ یا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پٹیشن گئی ہے اس پہ انہوں نے کوئی کامنٹ کیا ہے تو وہ میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہم کیس کی طرف چلتے ہیں. یہ تو جنیرک ہم نے ڈسکس کیا. کیسا دیکھیں, ایک تو 750 کا فگر غالباً بتایا جاتا ہے یا 450 کا, وہ بھی آپ کلیئر کیجئے گا. لیکن میں عوامی سطح کے اوپر ایک سوال میں نے پچھلی دفعہ بھی جب کیا تو میں نے وکلا سے یہی پوچھا کہ بھائی ہمیں عوامی سطح پر یہ بتائیے, جس طرح خیر ابھی جی آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ بھائی کہیں نہ کہیں یہ بات تو انڈینائبل ہے کہ لوگوں کو پھنسایا نہیں جاتا. آف کورس پھنسایا جاتا ہے بعض جگہوں پر, اور بہت سے ایسے کیسز ہیں. کیا ہم یہ بات آپ کے منہ سے یقینی طور پہ سن سکتے ہیں, یا آپ اس بات کے اوپر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ 750 یا 450 کا جو فگر ہے وہ تمام کے تمام درست ہیں اور وہ تمام کے تمام بلاسفیمرز ہیں جن کے اوپر کیس ہے؟ دیکھیے, پہلے تو یہ 750 والا فگر یہ درست نہیں ہے, اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. ایون دو 767 کیسز یہ جو نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے ان کی رپورٹ میں بھی لکھا گیا, لیکن انہوں نے بھی کانٹراڈکٹری انفارمیشن لکھی ہے. ایک جگہ پہ 331 انہوں نے لکھے ہیں ملزمان, ایک جگہ پہ 767 لکھے ہیں, لیکن کبھی اس کا کوئی انہوں نے کوئی ڈیٹا سورس نہیں دیا. ایون بی بی سی نے بھی ریسنٹلی ایک رپورٹ اس پہ کی ہے, حالانکہ بڑی کنٹروورشل رپورٹ ہے, لیکن انہوں نے بھی اس چیز کو ایکنالج کیا ہے کہ 767 کا فگر مینشن تو ہے بٹ دیر از نو انفارمیشن کہ کہاں سے آیا. کتنے لوگ ہیں, ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ 470 کے قریب ہیں. 117 مقدمات ہیں جن میں سے اکیوزڈ کو ملا کے اراؤنڈ 470 کے لگ بھگ تقریباً یہ اتنے لوگ بنتے ہیں. نا آپ کے سوال کا دوسرا ایسا کہ کیا یہ سارے کے سارے بلاسفیمرز ہیں؟ well obviously استغاثہ کا یہی کیس ہے کہ یہ سارے کے سارے بلاسفیمرز ہیں. نا یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایف آئی اے کے کیسز ہیں, تو ایف آئی اے کے کیسز اس طرح سے نہیں ہوتے کہ کسی آدمی کو پکڑا اور اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن کی, بلکہ ایف آئی اے کے کیسز ہوتے ہیں کہ یہ انویسٹیگیشن پہلے کرتے ہیں, اریسٹ بعد میں کرتے ہیں. ڈسپائٹ دیٹ پھر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اس میں بے گناہ ہو. یہ ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن میں بھی ایسا سامنے آیا ہے کہ بے گناہ لوگ جو ہیں کبھی ریڈار پہ آ جاتے ہیں لیکن ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. میں آپ کو اس کی 2 ایگزامپلس دیتا ہوں. ایک راول پنڈی کا کیس تھا جس میں ایک اپنا سم جس کو ٹریک کرتے ہوئے وہ اس کے اونر تک پہنچے کہ اس سم سے بلاسفمی کی جا رہی ہے, اور اوبویسلی ایف آئی اے نے وہاں پہ جا کے جو پرسن آف انٹرسٹ ہے جو سم جس کے نام پہ ہے اس کو جا کے انہوں نے پکڑا. وہ ایک خاتون تھی, ایک بچی تھی, ایک آپ کہہ لیں کہ ینگ گرل, اوبویسلی 18+. تو جب وہ تحقیق کی, اب اس اسٹیج پہ تو ایف آئی اے نے اپنی جتنی بھی کارروائی ہے وہ ساری کی اور اس سے پوچھ گچھ کی. اب جو پوچھ گچھ کی وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو کسٹڈی میں لے کے اب اس کے گھر جا کے بیٹھ کی یا اس کو دفتر بلایا وہ ایک اور چیز ہے, لیکن بہرحال ایک کسٹڈی کی ہم بات تو کر رہے ہیں. لیکن اسے پتہ یہ چلا کہ وہ سم اس لڑکی کے نام تو ضرور تھی لیکن وہ اس کے بھائی نے کسی اور آدمی کو بیچی ہوئی تھی. تو ایف آئی اے نے اس لڑکی کو کچھ نہیں کہا کیونکہ یہ صرف سم اس کے نام پہ تھی, اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے سم کے ساتھ کیا کھلواڑ کی جا رہی ہے. انہوں نے جو فردر ان کی جو لائن آف انکوائری تھی اس کو پرسو کیا اور اس آدمی کو پکڑا جو اس سم کو یوز کر رہا تھا. دوسری اگزامپل عبداللہ شاہ کے والد کی ہے. اب عبداللہ شاہ بڑا مشہور کیس ہے, آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا.
कि अब्दुल्ला शाह जिन 2 सिम से ब्लास्फेमी करता था उनमें से एक उसकी कंपनी के नाम थी और एक उसके वालिद के नाम थी। अब्दुल्ला शाह के कत्ल के बाद भी उस सिम को परसू किया जाता रहा, और अब्दुल्ला शाह के वालिद का जब पता चला कि ये कि जब सिम जब उनके घर वो गए, ये सिम जिस आदमी के नाम रजिस्टर्ड है, वो उस वक़्त घर नहीं थे। वो एफआईए के ऑफिस गए, अपनी प्री अरेस्ट बेल करा के गए और कई गवाहान साथ लेके गए कि ये सिम मेरे नाम तो है लेकिन मैं इसे इस्तेमाल नहीं करता था। जो इस्तेमाल करता था वो बेटा था उनका अब्दुल्ला शाह, और वो उस वक़्त कत्ल हो चुका था। तो इस बात पे उनको भी फिर छोड़ दिया गया, फर्दर परस्यू नहीं किया गया कि किसी के आदमी के नाम पे सिम होना इनफ नहीं है, बल्कि वो असल कंटेंट क्रिएटर कौन है, असल में ब्लास्फीमर कौन है, शेयरिंग कौन करता है। तो इस तरह के कई वाक़यात आपको मिलेंगे। डिस्पाइट दैट ये पॉसिबल है कि कोई आदमी अदालत में जाके साबित कर दे कि ये सिम मेरे नाम तो थी लेकिन मेरा इस ब्लास्फी से कोई लेना देना नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास 265 की एक प्रोविजन अवेलेबल है, वो अपनी बेगुनाही साबित करके वो अपना अक्विटल जो है अचीव कर सकते हैं। तो ये अब कहना कि मैं आपसे ये कहूं कि 470 केसेस में से सारे के सारे जेन्युइन हैं, मैं कोई बेवकूफ आदमी ये बात कहेगा। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि इसके लिए जो प्रोसेस यूज किया गया है वो लेजिटमेट है, वो अबव द बोर्ड है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस्तगासा का जो केस है वो बड़ा मजबूत है, इसलिए कि हर मुल्ज़िम की जो डिजिटल फोरेंसिक्स हैं उसके फ़ोन की वो प्रेजेंट की गई हैं, और टू माय नॉलेज अभी तक किसी एक मुल्ज़िम ने भी उसकी के खिलाफ जो जो एविडेंस दिया गया, जो फोरेंसिक्स दी गई हैं, उसको डिनाई नहीं किया। ठीक हो गया साहब। अच्छा, एक आपने तज़किरा भी कर दिया ये अब्दुल्ला शाह वाला केस, और इसी ग़ालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे करेक्ट भी कीजिएगा, राव अब्दुल रहीम साहब का जो लाइव स्ट्रीमिंग में परसेप्शन बना, जिस तरीके से ईमान मज़ारी साहिबा और उनके जो जो वकला का ग्रुप था और जिस तरह से जज साहब ने क्वेश्चंस किए तो लाइव प्रोसीडिंग में तो लाजमी बात है जो नज़र आ रहा है हमने तो परसेप्शन उसी से लेना है जो आर्गुमेंट हमें नज़र आ रहे थे। अब माजरत उसके अंदर हमने ये देखा कि वो जो शख्स था जो कत्ल हुआ, उसको चंद मिनट पहले राव अब्दुल जी रहीम साहब कॉल कर रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं। जज साहब ने जी कहा कि मैंने तो तारीख में पहली दफा देखा है कि जिसके खिलाफ आपने केस ठोका हुआ है उसी से आप बात भी कर रहे हैं। तो राव अब्दुल रहीम साहब ये कह रहे हैं कि देखिए वो तो मुल्जिम है, तो मेरा तो काम है कि मैं पता करूं कि वो कहां पर है। जज साहब ये कह रहे हैं कि ये काम तो एफआईए क्या है। वो कहते हैं एफआईए अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रही है, अपनी कैपेसिटी में कर रही है और मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करूं। मतलब आपको लगता है कि ये आर्ग्यूमेंट जस्टिफाइड था? अवामी परसेप्शन लाजमी बात है फिर इस तरह की बात में मैंने जिसके खिलाफ केस ठोका हुआ है मैं बाद में उसी को कॉल करूं कि भाई तुम कहां पे हो? ये कोई समझ में आने वाली बात तो नहीं है राय साहब। देखिए, जज साहब से जो बहुत सी शिकवे शिकायतें हैं बहुत से लोगों को, बशमूल मेरे, उनमें से एक ये भी है कि एक सिंपल लीगल कार्रवाई है जो एक जज को ज़ेब देती है आप वो करें, और दूसरा ये है कि आप किसी चीज़ के अंदर से ड्रामा पूरा क्रिएट कर दें। जैसे आपने कहा परसेप्शन, तो ये तो लाइव स्ट्रीम्स हमें तो लगता है कि परसेप्शंस क्रिएट करने के लिए ये सारी बनी हुई थी। कि एक सिंपल बात है कि अब ये पहले मैं यहाँ पे ये मैं क्लियर कर दूं कि जो ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन गैंग जिनको कहा जाता है, उन्होंने इवन उस क्लिप में से भी 2 की गई बातों में से एक को फैला दिया कि राव अब्दुल रहीम ने ये जब बात कही कि क्या मेरा ये काम नहीं बनता कि मैं जो मुद्दई सॉरी जो मुल्ज़िम है उसके वेयर अबाउट्स के बारे में जानूं, और दूसरे उन्होंने कहा कि ये बातें उन्होंने हादी अली चट्ठा को बताई होंगी इसलिए कि हादी अली चट्ठा ही ज़िम्मेदारियां लेके आ रहे हैं। वो एक बात बीच में से उन्होंने काट दी, दूसरी बात हर जगह पे फैला दी। टू माय नॉलेज जो मेरी इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है, तहकीक है, रिसर्च है, कि राव अब्दुल रहीम ने उसके वेयर अबाउट्स के लिए फ़ोन नहीं किया था। ये 2 कॉल्स हैं, एक अब्दुल्ला शाह ने की थी, एक रहीम ने रिटर्न की थी। ये जो 8:12 है, ये कुछ मिनटों के वक़्फ़े पे ये कॉल्स हुई हैं। अच्छा, अब ये एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं दावा हो सकता है। इसका सबूत क्या है? बस इसका सबूत सीडीआर है, जो सेल डाटा रिकॉर्ड है। उसको आप देख लें कि राव अब्दुल रहीम के और ये वो नंबर नहीं है जिससे अब्दुल्ला शाह को ये कॉल उसने की और उसने रिसीव की, जो ब्लास्फेमी के केसेज़ में है। ये बात ज़हन में रखें। ये एक अननोन नंबर सो फार एज़ राव अब्दुल रहीम इज़ कंसर्न्ड, उसको कॉल रिसीव होती है, वो आगे से कॉल बैक करता है। अब जज साहब का एक सिंपल काम है कि भई आप ना कहानी नवीस हैं, ना आपकी अदालत में कोई ड्रामा चल रहा है। आप एक सिंपल काम करें, आप एफआईए से कहें कि जनाब वो हम राव अब्दुल रहीम का वो जो नंबर है उसकी सीडीआर अदालत में पेश करें। मैं देखना चाहता हूँ कि राव अब्दुल रहीम ने किसको कॉल की और किसने राव अब्दुल रहीम को कॉल की।
یہ ہے ایک لیگل پروسیس. لیکن وہاں پہ شور مچا دینا, میں یہ نہیں کر, میں آپ کی بات نہیں سنوں گا, آپ یہ کیوں کر رہے تھے, وہ کیوں کر رہے تھے, اور یہ ساری کنورسیشن کس کانٹیکس میں ہو رہی ہے کہ منیر خان جس کو ایک سپر سٹار وٹنس کے طور پہ بلایا گیا, راؤ عبد الرحیم یہ بتا رہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں نے 161 کی سٹیٹمنٹ میں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ایف آئی اے نے مجھے وہ نمبر دیا تھا, لیکن منیر خان جھوٹ کے بول کے گیا ہے. اب منیر خان پہ یہاں پہ توہین عدالت لگنی تھی, اس کے اوپر 183 کی دفعہ لگنی تھی کہ اس نے مس لیڈ کیا کورٹ کو, ایک فیبریکیٹڈ ایویڈنس اس نے دیا, مس لیڈنگ ایویڈنس دیا ہے. جج صاحب نے اس چیز کو انٹرٹین کیے بغیر کہا نہیں آپ نے اس کو کال کیوں کی تھی. اب اس ہیٹ آف کنورسیشن میں 2-3 باتیں راؤ عبد الرحیم نے کہیں جس میں سے ایک ہٹ ہو گئی, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے جناب سی ڈی آر نکالیں, پتہ چل جائے گا کس نے کس کو کال کی تھی, بات ختم ہو جاتی ہے. اور یہ جو کچھ منٹ پہلے والی بات ہے یہ بھی غلط ہے. مطلب یہ تو پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جس کی وجہ سے مجھے بھی حیرت ہوتی ہے کہ یار اتنے حساس معاملات پہ آپ کیسے اتنے لا علم ہونے کے باوجود اتنے اعتماد سے باتیں کر سکتے ہیں. کسی ایک ڈاکومنٹ میں یہ بات نہیں ہے کہ راؤ عبد الرحیم نے کچھ منٹ پہلے بات کی تھی. یہ 8:12 کی ان کی کنورسیشن ہے, جبکہ ایون ایف آئی آر میں عبداللہ شاہ کا والد یہ کہہ رہا ہے کہ 8:30 بجے تو اس نے مجھے کال کی تھی, یعنی کہ اس کے بعد جو کال ہوئی ہے وہ 8:30 کی ہے. فردر ڈاکومنٹس کو ڈگ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ 8:37 کی ایک کال بھی ہے کراچی میں ایک لڑکی کو جو عبداللہ شاہ نے کی ہوئی ہے, اور عبداللہ شاہ نے اس کو بتایا ہے کہ وہ کس کے ساتھ جا رہا ہے, وہ کسی اور بندے کا نام لے رہا تھا, میں فلاں بندے کے ساتھ جا رہا ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے ایمان اس کے اندر ڈال دی, بھی پولیس کی انویسٹیگیشن رپورٹ ہی پڑھ لے, اس کے اندر کسی ایمان کا نام نہیں ہے. وہ اپنے دوست کو بتا رہا ہے کہ میں ایمل کے ساتھ جا رہا ہوں. ایمل کوئی اور لڑکی ہے جس کا کبھی کسی کیس میں نام ہی نہیں آیا, وہ اس کے دوستوں میں اور کسی نے ایمل کو پولیس نے بھی انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ یہ ایمل کون ہے, جج صاحب نے بھی نہیں پوچھا, حالانکہ ساری رپورٹس ان کے پاس ہوتی ہیں. یہ باتیں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سارا جو عدالت کے اندر پورا ایک ڈرامہ چلایا گیا, یہ شاید یہ پرسیپشنز کریٹ کرنے کے لیے کیا گیا تھا. حالانکہ جج صاحب کے لیے کیا مسئلہ ہے, مجھے ڈاکومنٹ اے چاہیے, ڈاکومنٹ بی چاہیے, ڈاکومنٹ سی چاہیے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پولیس کی انویسٹیگیشن رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں چالان میں کیا لکھا ہوا ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں سی ڈی آر میں کیا ہے. بات ختم ہو جانی تھی, کوئی ضرورت ہی نہیں تھی سارا ڈرامہ کریٹ کرنے کی. ٹھیک ہو گیا یہ, لیکن بہرحال ابھی بھی یہ بات تو کیسا بیان کی وہاں ہی کھڑی ہے کہ ایک شخص جس کے خلاف کیس ٹھوکا ہوا ہے وہ کال کیوں کرے گا کسی کو, مطلب یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ریٹرن کال ہے, ایک ان نون نمبر سے ایک کال آپ کو جاتی ہے اور وہ ریٹرن ہوئی ہے. لیکن اس میں جج صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ 1 منٹ کے لیے اگر کوئی آدمی ہے وہ مدعی ہے کسی مقدمے میں اور وہ ملزم کو اگر ڈھونڈ رہا ہے, مثال کے طور پہ, اگرچہ اس میں ایسی بات نہیں ہے لیکن لیٹس اسیوم فار اے منٹ کہ ہاں ڈھونڈ رہا ہے, یہی کام ایمان مزاری کرے, وہ کہے کہ ہم نے ایمان کو ڈھونڈ لیا ہے, حالانکہ وہ کومل اسماعیل تھی, کوئی اور خاتون تھی جس کو نادرہ نے بھی کنفرم کیا, تو جج صاحب آگے سے شاباش دیں کہ بھائی آپ کو تو ایف آئی اے میں ہونا چاہیے. وہی کام اگر راؤ عبد الرحیم نے کیا, جو کہ کیا نہیں ہے, لیکن 1 منٹ کے لیے اگر کیا ہے تو یہ برا آدمی ہے, ایمان مزاری جو ہے وہ, اس کو تو کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے آپ کی. اب یہ نان سینس ہے, یہ مطلب میں سمجھ نہیں سکتا قانون کے طالب علم اور استاد کی حیثیت سے کہ یہ کیا ہو رہا تھا عدالت میں. اچھا خیر صاحب, اب ہم تھوڑا سا مزید کیسز کی طرف دوبارہ جاتے ہیں جو کانٹینٹ ہے, کیونکہ میں نے جب جو ملزمان ہیں ان کے وکیل سے جب گفتگو کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ دیکھیں تو 450 کہہ لیں یا 700 جتنے بھی بہرحال یہ کیسز ہے, ان تمام میں جو کانٹینٹ کی نوعیت ہے وہ تقریباً سیم ہے. مطلب کانٹینٹ کے الفاظ یا توہین کے جو معاملات ہیں وہ کہیں نہ کہیں سیم ہے, پیٹرن سیم ہے. تو پہلے تو آپ یہ کنفرم کیجئے کہ ایسا ہی ہے, پیٹرن سیم ہے؟ جی نہیں, پیٹرن سیم ہو سکتا ہے, کانٹینٹ سیم نہیں ہے. کو دیکھیں جب کیسز یہ ہیں کہ یہ لوگ سوشل میڈیا پہ توہین امیز مواد شیئر کرتے ہیں تو پیٹرن تو وہی نظر آئے گا, بار بار واٹس ایپ سامنے آئے گی, بار بار فیس بک سامنے آئے گی, بار بار میسنجر سامنے آئے گا, وہ تو اپنی جگہ پہ وہی بات ہے. نہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ بنیادی طور پہ جو لفاظی ہے, یعنی کہ جن شخصیات کی توہین کی گئی ہے وہ جو چند شخصیات ہیں بس انہی کی جا رہی ہے, اور الفاظ بھی تقریباً سیم ہے توہین کے. اس طرح کی کوئی گفتگو کر رہے تھے کہ پیٹرن اور سارے الفاظ سیم ہے, کانٹینٹ سیم ہے. یہی وہ دجل ہے جس سے وہ کبھی قوم کو اویئر نہیں ہونے دیتے کہ اصل معاملہ کیا ہے. دیکھیں ایک سمپل بات ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ 117 مقدمات, 470 کے لگ بھگ ملزمان, یعنی کہ یہ کو ایکیوزڈ اس میں شامل ہیں. اب ایک کنٹینٹ کریٹر ہے, وہ ایک توہین امیز مواد بناتا ہے, آگے اس گروپ کے اندر 200 لوگ ہیں مثال کے طور پہ, اس نے 200 لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے, ان میں سے 10 لوگ اور ہیں جو اس کو شیئر کر دیتے ہیں, تو ان سب نے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں جو قانون ہے وہ توڑا ہوا ہے. تو آپ یہ کہیں کہ ان کا کنٹینٹ اگر سیم ہے تو اس میں یہی تو کیس ہے.
ये तो किसी ने नहीं कहा कि ये सब अलहदा जाके ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और अलहदा शेयर कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं ग्रुप में एक आता है, उस ग्रुप में से कितने लोगों ने आगे शेयर किया? 6 लोगों ने किया, 6 को एक्यूज बन जाते हैं। अदरवाइज 117 मुकदमात में 117 मुल्जमान होते। को एक्यूज का मतलब ही ये है कि वो बाकी जो लोग ग्रुपों में थे वो आगे शेयर कर रहे थे। लेकिन ये 90% वाला फिगर कतई तौर पे झूठ है। ये आसफ अली तंबोली साहब की फैलाई हुई ये झूठी कहानी है। ना इसके पीछे कोई डेटा है, ना इन्होंने सारे एविडेंसेस एग्जामिन किए हैं। जज साहब भी पता नहीं क्यों कह रहे हैं 90%, हालांकि उनके पास 90%, उन्होंने देखा ही नहीं। उन्होंने कहा मुझे एक फाइल दी गई तो मैंने बस 2-4 पेजेस देख के मैंने बंद कर दिया कि मैं इसको नहीं देखता। आपको कैसे पता चला ये 90% है? आसफ अली तंबोली साहब को कैसे पता चला ये 90% है? जो अच्छा, कंटेंट की जी 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 जी, कंटिन्यू। जो कंटेंट के जो क्रिएटर हैं, अब देखें इसके अंदर जो बड़े बड़े 450 470 के लगभग जो हैं, इनमें से कोई 150 से ज्यादा तो कंटेंट क्रिएटर्स हैं। तो सबका कंटेंट अपना अपना है। शेयर करने वालों का सेम हो सकता है, दैट इज ट्रू, क्योंकि उसी कंटेंट को कर रहे हैं ना। यही तो एफआईआर हैं, और एफआईआर में क्या लिखा हुआ है? लेकिन ये कह देना कि वो 90% है, कि कोई इसकी ना कहीं इसकी कोई तहकीक की गई है, ना इसके पीछे कोई डेटा दिया गया है। 90% तो होता है ना कि आपके सामने 100 डिफरेंट मुकदमात आते हैं या 100 डिफरेंट मुल्जमान आते हैं, और आप देखते हैं कि उनका 90 का एक जैसा, तो आप कर रहे हैं 90%। उसके भी आपने बताना होगा कि 90% अगर है तो ये गलत क्यों है, ये भी आपने ही बताना है। ये तो नहीं हो सकता। अगर मिसाल के तौर पे अगर 10 लोग हैं, उन्होंने बैंक लूटा, एक ही बैंक लूटा मिसाल के तौर पे, राइट, और उसमें से उन्होंने पैसे निकाले। अब आप कहें कि यार देखो 10 लोगों पे आपने एक ही तरह का इल्जाम लगा दिया है, वो भाई 10 लोगों ने एक तरह का जुर्म किया है। व्हाट इज द आर्गुमेंट देयर? आर्गुमेंट क्या है आपका? वो कहे देखो ये सबके पास से पाकिस्तानी नोट निकले हैं, भाई पाकिस्तानी बैंक लूटा था उन्होंने। सबके पास से जो अच्छा है उन 5-5 हज़ार के नोट निकले हैं, भाई उन्होंने यही लूटे थे। अब ये मतलब ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। और ये भी अच्छा उस नहीं, सूरत में उनका जब नाइन्टी आर्ग्यूमेंट, परसेंट वाला फिगर ठीक जैसे हो। अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 90% वाला फिगर ही गलत है। अच्छा उनका आर्ग्यूमेंट बेसिकली, आपने ठीक है वो बड़ा अच्छा डिटेल बता दी, बट उनका आर्ग्यूमेंट बेसिकली ये था कि जो असल में कंटेंट बनाने वाला है और कंटेंट फैलाने वाला है और फंसाने वाला है वो एक है, और ये सारे फंसे हुए लोग हैं। बुनियादी तौर पे हम्म। उनका आर्ग्यूमेंट ये था, जो मैंने इंटरव्यू किया उसमें उन्होंने कहा कि बेसिकली कंटेंट जो बनाता है वो सेम पैटर्न पे, सेम अल्फाज पे, सेम चीजों पे बनाता है और वो पकड़ा नहीं जाता क्योंकि वो एक गैंग का हिस्सा है, वो एफआईए के साथ मिला हुआ है और वो उसके साथ मिला हुआ है, वो ग्रुप के साथ मिला हुआ है, और आगे जो जिनको फंसाया जाता है कि जिन्होंने शेयर किया है वो सेम है। बेसिकली आर्गुमेंट उनका ये था। बट ये एनीवेज ए- हम देखें, ये भी एक प्लीज। कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि आप इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, आप इसका कोई एविडेंस ही दे दें। ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। क्या वजह है कि जब अदालतों में इनके कंटेंट क्रिएटर्स के कंटेंट जो ग्रुप पोस्टिंग करते हैं, जो इंडिविजुअल पोस्टिंग करते हैं, इन सब के जब फोन्स के फोरेंसिक जाते हैं तो वहां पे सब ने माने हुए हैं। कोई एक इनका वकील नहीं है जिसने कहा हो कि यार इस फोरेंसिक को मैं चैलेंज करता हूं, ये फोरेंसिक रिपोर्ट ठीक नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि उन जो कंटेंट क्रिएटर्स को नहीं पकड़ा जाता, फलां को नहीं पकड़ा जाता, पहली बात है बड़ी ये लेम किस्म की ये एक ये आर्गुमेंट है कि ये मतलब ये वर्ड अबाउटिज्म है कि आपने मुझे क्यों पकड़ा है, फलां को क्यों नहीं पकड़ा। अगर ये ऐसा हो भी रहा है, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूं कि ऐसा हो भी नहीं रहा। इन 470 में से जो बड़े-बड़े इनके जिनसे आप कह लें गुर्गा लेवल के जो लोग हैं, इनमें वो भी शामिल हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं। और कंटेंट क्रिएट करना क्या होता है? एक आदमी है, उसने अगर एक वल्गर कहानी लिख दी है किसी मुकद्दस शख्सियत के बारे में, तो ये कंटेंट क्रिएशन है। किसी ने अपने जिस्म के गलीज़ हिस्से पे कोई ऐसा मुकद्दस नाम लिखा हुआ, तो ये भी कंटेंट क्रिएशन है। अब कंटेंट क्रिएशन का ये तो नहीं होता कि आप ये कहें कि कोई किसी बाजार से एक आदमी खरीदता है और आगे स्प्रेड कर रहा है। इवन अगर वो स्प्रेड भी कर रहे हैं, इवन देन ये सारे के सारे इंडिविजुअल क्राइम्स हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये भी नहीं है। ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है कि कंटेंट क्रिएटर्स को नहीं पकड़ते। जो पकड़े हुए हैं उनमें से बहुत बड़ी तादाद है ही कंटेंट क्रिएटर्स की। ठीक हो गया। कैसा, हम चलते हैं इसको आगे लेके और वाइंड अप की तरफ भी जाएंगे, लेकिन सेकंड लास्ट सवाल मेरा ये है आपसे कि इन तमाम मामलात के अंदर अगर हम देखें तो जहां पर अवामी परसेप्शन बनी, जहां पर अदालती परसेप्शन बनी, हम्म। आपने जो रिसर्च की, आपने जो सारे मामलात सोशल मीडिया पर डील किया, ऑफ कोर्स मैं एक हद तक आपकी इस बात से मुत्तफिक हूं कि भाई आपकी जो डोमेन थी आपने उसके अंदर काम किया, बट जो रिसर्च, जो बात आप बता रहे होते हैं जी। वो तो कई बड़े बड़े उलमा या बड़े बड़े जो इस केस को लीड कर रहे हैं उनको नहीं पता, तो आप पार्टी क्यों नहीं बने? क्योंकि ये आपकी जात पे भी एक एतराज है कि भाई कैसर अहमद राजा साहब सोशल मीडिया पर तो
रोज आके इधर उधर की जो है वो सबको लताड़ देते हैं कि ये भी झूठा, ये भी झूठा, और कहीं ना कहीं वो फैक्चुअल बात भी कर देते हैं या कहीं ना कहीं वो रिसर्च बेस्ड बात भी करते हैं, जैसे आपने अभी रिसर्च बेस्ड बातें बताई हैं। तो भाई अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग ये सारी चीजें हैं, तो वाई कैसर अहमद राजा जो है वो अदालत के अंदर पार्टी नहीं है और जाके इनको एक्सपोज नहीं करता? देखिए, जो अदालत के प्रोसीजर से जो लोग वाकिफ नहीं हैं, इस तरह की हल्की बात वही कर सकते हैं। अदालत में जाने के लिए आपके पास लूकस स्टैंडाई होना चाहिए, आपके पास एक राइट टू स्टैंड होना चाहिए कि आप किस हैसियत में अदालत में जा रहे हैं। हमारा इस कमीशन के बारे में भी एग्जैक्टली यही था कि जो मुल्जमान की फैमिलीज गई हुई हैं उनको भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि वो मुतासरा फरीक नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। तो मैं किस हैसियत में अदालत में जाके उनको कहूं कि जनाब मुझे भी आप इसमें शामिल करें। हाँ, जज साहब के पास ये हक है। मिसाल के तौर पे मैंने सोशल मीडिया पे लिखा, मैं आपके प्रोग्राम में दोबारा रिपीट करता हूं कि जस्टिस एजाज इसहाक साहब ने जो 20 पॉइंट लिखे हैं जिनकी बुनियाद पे उन्होंने कहा कि मुझे कमीशन का फैसला देना पड़ा, उनमें से बहुत से पॉइंट उन्होंने झूठे लिखे हैं। मैं कह रहा हूं कि जस्टिस एजाज सरदार इसहाक साहब जो हैं वो एक झूठे इंसान हैं सो फार एज दिस केस इज कंसर्न। अब मुझ पे आप तौहीन अदालत लगा के मुझे अदालत में बुला लें, मैं पार्टी बन जाऊंगा, इसमें क्या मसला है? अदर देन दैट मेरे पास कोई ऐसा राइट नहीं है। जस्ट लाइक कि जो फैमिलीज हैं उनके पास भी कोई राइट नहीं है। और यही वन ऑफ द जो रिस्पोंडेंट्स की उसमें जो रिस्पॉन्स था कि दे आर नॉट द एग्रीव्ड पार्टीज, देयरफॉर दे शुड नॉट बी हियर। ये तो खैर आपने अब शो के अंदर एक तौहीन अमेज बात कर दी अदालत के हवाले से। और मेरी मेरी अफसोस होता दुआ है। है कि जब ये मुझे अगर कभी जज साहब मुझे बुलाते हैं तो वो भी लाइव स्ट्रीम करें। जज साहब तो खैर वो तो इन्हें अदालत लगेगी तो वो कोई और जज सुनेगा। लेकिन मेरी ये बड़ी शदीद ख्वाहिश होगी कि वो भी लाइव स्ट्रीम हो, कि मैं अदालत में मैं बताऊं दुनिया के सामने कि इन्होंने ऐसे ऐसे झूठ बोले हैं बीच में। और अगेन मैं पब्लिक रिकॉर्ड का इसको हिस्सा बना रहा हूं, मैं कोई आपसे प्राइवेट कन्वर्सेशन नहीं हो रही। आपने इसको सोशल मीडिया पे ये लोग इस वक्त देख रहे हैं, इसको आपके चैनल पे देख रहे हैं, आपके प्लेटफॉर्म्स पे, कि उन्होंने यहां तक लिख दिया कि मेरी अदालत में एक ऐसी वीडियो चलाई गई जिसमें एक मुल्जम का बाप कह रहा है कि एफआईए के लोगों ने मुझसे रिश्वत मांगी, जब मैं उनकी डिमांड पूरी नहीं कर सका तो उन्होंने भी केस को आगे प्रोसेस कर दिया। साफ झूठ है, कोई वीडियो ऐसे नहीं चली। देयर यू गो, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन। झूठ बोला है अपना जैसे सरदार एजाज इसहाक ने, लगाए मुझ पे तौहीन, उसको बाद में लाइव स्ट्रीम भी करें, राइट? मैं पार्टी बन जाऊंगा, इतनी सी बात है। ईमान बाजारी से कहें, बाकी लोगों से कहें, यार वो कैसर खुल्लम खुला कह रहा है। आपके पास तो इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं कि पाकिस्तान में जिस कानून के तहत एफआईए जब आपको बुलाता है तो आपने इन पर्सन जाना होता है। इन पर्सन आपके जज साहब से इतने मुरासिब हैं कि जज साहब ने कहा कि इनका 20,000 रुपया खर्चा हो जाएगा अगर इस्लामाबाद से लाहौर जाएंगे, ये इन पर्सन नहीं जाएंगे वहां पे, इनका 5 घंटे इनका ट्रैवल का जाया हो जाएगा, नहीं जाएंगे। आपके तो इतने उन जज साहब से मुरासिम हैं कि आप उनके जरिए आप अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए पाकिस्तान का कानून ही सस्पेंड करा देते हैं, तो मुझ पे तो ही नहीं लगवा दें। ये कौन सा मुश्किल काम है आपके लिए? खैर ये तो आपकी भाई जाती वो थी। मैं इसके ये ऊपर काटने का नहीं बात है, ये सारी लगानी है नहीं नहीं आपने। नहीं, ये आपकी मैं भी बिल्कुल नहीं जो काटूंगा। ऑनेस्टी मैं और आपकी बिल्कुल भी जो नहीं ये काटूंगा, है ये ना। ऐसे ही जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही हाँ जी, जाएगा, लेकिन डिस्क्लेमर के साथ मैं वीडियो में भी डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये भाईजान कैसे साहब की जाती राय है। मैं कह रहा हूँ। हमारे शो जी का इससे ताल्लुक नहीं है जी तौहीन के मामला का। बट द पॉइंट जी इज जी कि ठीक है, ये आपने लीगल बात की, और ऑफ कोर्स वो आप ये चाह रहे हैं कि फेस टू फेस सरदार साहब के साथ आपकी आर्गुमेंट हो और पता लगे अब आपको। बट क्या साहब, हम लास्ट में चलते चलते कुछ बात करते हैं। मैं आखिरी सवाल कमीशन का जरूर करूंगा, बट उससे पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि एक अवाम में एक ये सवाल भी है, जेनेरिक अवाम में, जो आप कह लें कि बिल्कुल सादा लोग है, वो कहते हैं यार अगर इतना बड़ा ग्रुप चल रहा है ब्लास्फेमी का, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि फिजिकल ब्लास्फेमी भी उसके अंदर शामिल है, तौहीन अमेज यानी कि नाम लिखना अपने प्राइवेट पार्ट पे, या जाए नमाज या कुरान पाक के ऊपर कोई इस तरह के मामलात करना, या कोई एक स्टोरी लिखना, इन ग्रुपों को इस सब के इवज मिलता क्या है? वो क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं? मतलब खास तौर पे एक ऐसे मुल्क में जहां पर आपको पता है कि जो आपने नहीं भी बोला तब भी तो इन लगा के अगले आपकी गर्दन काट देते हैं, और हम्म, एक ही खास गिरोह जो है वो निकल पड़ता है और वो कहता है कि ठीक है, आज से तुम गाजी बन गए हो, तुमने फलां को मार दिया, वो इल्जाम सच्चा साबित हो या ना हो। एक ऐसे खतरनाक मुल्क के अंदर जहां पर इस तरह की रवायत हो इस मामले को लेकर, और इतना सेंसिटिव ये इशू हो, वहां पर कोई इतनी हमाकत की चीज क्यों कर रहा है? उसको उसका उसका बेनिफिट क्या है? देखिए, पहली बात इसमें ये होती है कि ये इमटेरियल बात है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। द फैक्ट कि वो कर रहे हैं
अदालत ने इस चीज़ को देखना है। लेकिन बहरहाल आपका सवाल जो है ये ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल ही इंसान साइड पे रख दे। बहरहाल एक सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें हो रही हैं। 4 लाख अकाउंट्स, मैं ये नहीं कह रहा 4 लाख इसमें लोग हैं। एक आदमी ने कई की प्रोफाइल्स बनाई हुई होती हैं, तो वो अकाउंट्स की तादाद लाखों में जा चुकी है। 1,10,000 लिंक्स हैं जो पीटीए ने रिमूव किए हैं। सो श्योर कुछ तो आखिरकार पीछे चल रहा है। अभी तक की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और ये देयर इज़ अ गुड चांस कि ये वक्त के साथ इवॉल्व हो, इसलिए कि मैं अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन मैं उसकी बेस पे मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ कि ये लोग जो हैं ये टू माय नॉलेज ये पोर्न एडिक्ट थे, और ये एक ऐसी एक स्लिपरी स्लोप है कि इसमें इंसान अपनी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए आगे ही आगे जाता है। इसमें बहुत बड़ी तादाद इंसेस्ट वालों की भी है। इनके फ़ोन्स के अंदर से जो डेटा निकलता है उसके अंदर इनकी अपनी बहनों की, छोटी बहनों की मायूब वीडियोज़ ये बना रहे होते हैं। जवान बहनों की, गुस्ल करती हुई बहन की तस्वीर बना दी है, वालिदैन की है, किसी के फैमिली मेंबर है, कोई इनकी बहन है, कोई उसके प्राइवेट मोमेंट्स हैं अपने हस्बैंड के साथ, उसकी भी उन्होंने फ़िल्में बनाई हुई हैं और शेयर की हुई हैं। ज़ाहिर-सी बात है शेयर की हुई हैं तो ही वो फ़ोन पे आई हैं। तो ये इन सारे एवेन्यूज़ को ये गुज़र के ये किसी नई अनचार्टेड टेरिटरी में ये जाना चाहते थे। रिलीजियस टेरिटरी एक ऐसी है जिसको कभी भी पोर्नोग्राफी के साथ इस्लामी दुनिया में नहीं किया गया। वेस्ट वाले तो कर चुके हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से माज़अल्लाह क्या-क्या वो कर चुके हैं। तो टू आवर अंडरस्टैंडिंग, और मैंने कुछ और भी लोग जिनका ताल्लुक नफ्सियात से है, जो इन मामलात को समझते हैं, उनसे बात की है। व्हाट वी अंडरस्टैंड इज़ कि ये इनकी एक अपील टू ग्रेटिफिकेशन के उसके लिए ये ऐसी अनचार्टेड टेरिटरीज़ में जाना चाहते थे। क्योंकि पोर्न के हवाले से जो लोग इन्फॉर्मेशन रखते हैं, दे अंडरस्टैंड कि उसके अंदर जो एक्साइटमेंट है, इट डज़ कम टू एन एंड वेरी क्विकली। यही वजह है कि किसी ज़माने में जो ट्रेडिशनल मर्द और औरत का रिलेशनशिप रहा, कतई नज़र कि वो हराम का रिलेशनशिप था, लेकिन हिस्टोरिकली मर्द और औरत का ही रहा, पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री में वो था। उसके बाद उसके अंदर फिर हमजिन्स परस्ती भी आना शुरू हुई, फिर उसके अंदर इंसेस्ट आना शुरू हुआ, फिर उसके अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की पूरी एक नीश डेवलप हुई, वो भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसकी इंडस्ट्री है। अब तो कुछ यूरोप के मुल्कों में जो पेडोफिलिया है उसको डीक्रिमिनलाइज करने की भी बातें स्टार्ट हो गई हैं। सो इट जस्ट मूव्स ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर इट सीम्स के पोर्नोग्राफी और रिलीजन को मिक्स करके ये ऐसी टेरिटरी को, अनचार्टेड टेरिटरी को एक्सप्लोर करना चाहते थे फॉर देयर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, जो इससे पहले नहीं की गई। ये तो बहुत एक खैर अलार्मिंग चीज़ है अगर ऐसा ही है। तो बस या लास्ट में मैं आपसे एक क्लैरिफिकेशन और माँगूँगा कैन साहब, चूँकि जी हमने जितना भी आप और आपके यानी कि जो आपकी साइड के लोग हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि कमीशन बनाने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि फाइल्स जो हैं वो वहाँ चले जाएँगी, ट्रायल रुक जाएगा और उसके बाद ये होगा कि राइट ऑफ उसके तहत जो है वो उनको बेल्स मिल जाएँगी। तो या अब दूसरी तरफ से जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे वो भी एक वैलिड पॉइंट लगा। उन्होंने कहा कि ये जेआईटी और दीगर चीज़ों पे इसलिए जाना चाह रहे हैं कि जेआईटी जो होती है वो हाज़िर सर्विस लोगों पे होती है और हाज़िर सर्विस लोग जो है वो कहीं न कहीं जो है इन्फ्लुएंस हो सकते हैं ताहिर अशरफी और दीगर लोगों से और उनको जो है वो टैकल किया जा सकता है, उनको जो है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनके ऊपर दबाव लाया जा सकता है। कमीशन जो होता है वो रिटायर्ड लोगों पे होता है और एक इंडिपेंडेंट लोगों पे होता है, उनको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, इसलिए ये लोग कमीशन से भाग रहे हैं। तो वो जो आपकी जेआईटी वाली एग्जांपल थी, वो उन्होंने इस तरह उड़ाई है, जो कहीं न कहीं शायद मुझे समझ में आती है कि बात वो भी दुरुस्त हो सकती है कि हाज़िर सर्विस को रखा जाए तो लाज़मी बात है उसको नौकरी की टेंशन या बाकी चीज़ें या बरात के मामलात तो उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, दबाव में लाया जा सकता है। तो आप जेआईटी की डिमांड इसलिए कर रहे हैं और कमीशन से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि कमीशन के अंदर वो एक इंडिपेंडेंट लोग होंगे या रिटायर्ड लोग होंगे। अब इसके ऊपर आपकी लास्ट क्लैरिफिकेशन फिर हम वाइंड अप करते हैं। इंतहाई लग़्व और सस्ता आर्गुमेंट है कोई आदमी जो ऐसी बात कर रहा है। भई अगर आपको हाज़िर सर्विस लोगों पे एतबार नहीं है, तो आप सरदार एजाज़ इसहाक़ साहब जो कि सर्विंग जज हैं, उनकी अदालत में क्यों चले गए थे? किसी रिटायर्ड आदमी को कहते जो जज होता कि आइए हमारा फैसला करें। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज़ दिस? इस वजह से आप पाकिस्तान भर में जितनी भी जीआईटीज़ हैं, उनको आप फारिग कर देंगे कि हाज़िर सर्विस लोग हैं। आप कमीशन पे ही चले जाएँगे। मतलब कोई आर्गुमेंट के अंदर जान होती है ना। आप ये कहते हैं कि हम इसमें
जो पीका एक्ट है हम उसके तहत कर रहे हैं, तो उसके अंदर तो जनाब जीआईटी की ही बात है। आप ये कहते हैं कि हमने इसमें नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है, भाई उन्होंने रिपोर्ट में अपनी रूलिंग भी दी है। कतई नज़र कि उस रिपोर्ट के अंदर बहुत सी गलत बातें हैं, लेकिन उनकी अगर आप रूलिंग देखें तो उसमें भी उन्होंने जीआईटी ही कही हुई है। आप ये कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर से ट्राइब्यूनल, पार्लिमानी कमेटी, जेआईटी ये सब खत्म कर दें, इवन कमीशन भी खत्म कर दें, बस वो कमीशन बनाए जो हमें चाहिए। अब आप ये देखें कि ये कमीशन के लिए क्यों जाना चाहते हैं, कि अगर आपने कमीशन में ही जाना है तो कमीशन के लिए भी एक लीगल तरीकाकार है ना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 199 1A जो उसकी शिक है, उसके अंदर 3 चीज़ें लिखी हुई हैं कि कोई हाई कोर्ट का जज या हाई कोर्ट की जो अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, कंडीशन नंबर 1 है, उसके अंदर रहते हुए वो अग्रीव्ड पार्टीज के लिए, ये कंडीशन नंबर 2 के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकती है जिनके लिए अल्टरनेटिव रेमेडीज मौजूद ना हो। ये इसमें 3 कंडीशंस हैं। इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को भी एक्सीड किया है, पाकिस्तान भर के केसेस को सुनने शुरू कर दिया, हालांकि वो कैपिटल की कोर्ट है। उसका क्या ताल्लुक है लड़काना के केस सुनने और लाहौर के केस सुनने और पेशावर के केस सुनने? वो भी उन्होंने शुरू एक कर दिया। दूसरे, उन्होंने ऐसे लोगों को सुना जो एग्रीव्ड भी नहीं थे, और तीसरे, उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि अल्टरनेटिव रेमेडीज मौजूद हैं। जो सबसे पहले जो अल्टरनेटिव रेमेडी है वो ट्रायल कोर्ट है, जहाँ पे ये केसेस चल रहे हैं। उसके अलावा ट्राइब्यूनल है, जीआईटी एंड सो फोर्थ। अब ये कह देना कि जीआईटी में हाजिर सर्विस लोग होंगे, तो भाई आप जिस कमीशन की बात कर रहे हैं उस कमीशन की जो लीगल, जो उसकी जो क्वालिफिकेशन है, आप उसी के साथ उसको मान लें। आप उसको भी नहीं मानते। मैंने ये बात बहुत से लोगों से पूछी है कि कमीशन नंबर 1, कमीशन नंबर 2। कमीशन नंबर 1 वो है कि जो पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ अकॉर्ड करता है। कमीशन नंबर 2 है जो नहीं करता। इनकी इन्वेस्टिगेटिव पावर्स में क्या फ़र्क होगा? आंसर इज़ नथिंग। लेकिन इसके बावजूद आप मुल्ज़मान को पीछे करके उनकी फैमिलीज़ को आगे कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मुल्ज़मान कल कह सके कि जनाब अगर मेरी जो ट्रायल कोर्ट की फाइल है ये कमीशन में गई हुई है, तो मैंने तो उस कमीशन की डिमांड नहीं की थी, मुझे आपने क्यों जेल में रखा हुआ, आप मुझे ज़मानत दे दें। सिर्फ इतनी सी गेम है, उसके अलावा नहीं। क्योंकि ये कहते हैं ना कि हम कमीशन की डिमांड करते हैं, ये आपको नहीं बताते कि ये आईनी कमीशन की डिमांड भी नहीं कर रहे, ये गैर आईनी कमीशन की डिमांड कर रहे हैं, जिसका सिर्फ एक फायदा है कि मुल्जमान को जमानतें मिलती हैं, उनके फरार का रास्ता मिलता है। बाकी ये हो सकता है जीआईटी में हाजिर सर्विस लोग होंगे, भाई किसी रिटायर्ड जज के पास जाते ना, सर्विंग जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां पर क्यों चले गए थे आप? बहरहाल ये अपनी जगह एक पॉइंट दुरुस्त है। बस वाइंड अप करते हैं कैसे भाई, बस लास्ट में ये जरूर बता दीजिएगा कि जिस तरह लास्ट ये इतवार वाले दिन भी हमने देखा कि आपने जो एक पूरा वो था कंबाइन आप लोगों का इजलास था, कह लें सेमिनार था, उसमें भी कहीं ना कहीं एंड पे ये वाली झलक जरूर नजर आई कि अगर कमीशन बन गया और हमें अदालतों से फैसला ना मिला, जो आप ऑफ कोर्स आप लोग समझते हैं कि दुरुस्त साइड का फैसला, यानी कि इन लोगों को सजा ना मिली और इनको बरी कर दिया गया या इनकी जमानतें हो गई हो या इस तरह की मामला हो गई, उन्होंने तो सर कहीं ना बरी कहीं कर वक्फे वक्फे से ये बात कहीं ना कहीं तासुर मिलता रहा कि वरना फिर हम जो है वो सड़कों पे आएंगे, हम फलां कर देंगे, जज को इस्तीफा दे दें और वरना ये कर देंगे। मतलब ये तो कहीं ना कहीं थ्रेटन करने वाला पॉइंट है। ये फिर मतलब कहीं ना कहीं हम वहीं आगे खड़े हो रहे हैं जहां पर हमने देखा था कि आज से 10-15 साल पहले हमारा मुल्क खड़ा था कि एक रियासत के अंदर रियासत बन रही थी कि हमारे डिमांड्स को माना जाए, वरना हम सड़कों पे आएंगे, डंडे चलाएंगे, लोगों को इस्तीफा दिलवाएंगे, जबरदस्ती करेंगे। ये तो मतलब एक फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आप लोग दुरुस्त भी हैं और आपको कोर्ट से इंसाफ, एक एग्जांपल है, नहीं भी मिलता जो आप समझते हैं कि इंसाफ है, तो उसका हल ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि फिर हम सड़कों पे आएंगे, थ्रेट करेंगे, सब कुछ करेंगे। इसकी तरफ देखिए आप अपनी एक्सप्लेनेशन दें, फिर हम देखिए वाइंड अप यही करें। यही परेशानी है इसी चीज की, कि इतने अरसे से 2021-22 से ये केसेस चल रहे हैं। कभी आपने सुना कि इन केसेस के हवाले से कोई गमला टूटा हो, कोई शीशा टूटा हो, कोई ऐसी लीगल तरीके से सारा कुछ हो रहा है? क्यों? इसलिए कि अदालतें अपना काम कर रही हैं। ऑल ऑफ सडन अगेंस्ट द एवरी ट्रेडिशन विदिन द लॉ एंड द लॉ इटसेल्फ, उसके खिलाफ जाते हुए एक जज साहब छलांग लगाते हैं बीच में, और वो सो मोटो की टेरिटरी में चले जाते हैं। यानी कि प्रेयर में जो चीज नहीं लिखी हुई उन्होंने वो भी ग्रांट की हुई है। यू नो, मैंडेमस की बात, कंटिन्यूइंग मैंडेमस की बात की हुई है। तो जब ये देखते हैं कि जनाब देखें अदालतों में इंसाफ मिलता है तो लोगों में एक अमन रहता है। ऑल ऑफ सडन एक जज साहब ऐसे आते हैं जो 3 कवानीन को तोड़ते हुए, जिसका मैंने जिक्र किया है, कि वो इस पिटीशन को सुनते भी हैं, दूसरी पार्टी को नहीं सुनते हैं,
ज़लील और रुसवा करते हैं, एक पार्टी को अदालत के अंदर उनको बात नहीं करने देते हैं, ईमान मज़ारी और उनके हस्बैंड के लिए पाकिस्तान के कानून को सस्पेंड कर देते हैं। जो वो एविडेंस रात को लेके आते हैं, देखिए जी फैक्ट फोकस पे ये फलां रिपोर्ट आ गई है, फैक्ट फोकस पे फलां वीडियो आ गई है, वो उसको कहते हैं बड़ी अच्छी बात है। हालाँकि आपने अगर लॉ ऑफ एविडेंस जो ऑर्डिनेंस है 1984 का, उसकी आप जज हैं, आपको पता होना चाहिए कि उसके सेक्शन 59 में क्या लिखा है कि जब इस तरह की डिजिटल एविडेंस दिया जाए तो उसको एक्सेप्ट करने का म्यार क्या है। सुप्रीम कोर्ट की इस पे रूलिंग मौजूद है। आप उस सब को तख्तो-ताराज करते हुए आप उन एविडेंसेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। आपका ये रवैया इस तरह का जब लोग देखें कि आप सिर्फ मुल्ज़िमों को एक राह फ़रार देने के लिए, एक कमीशन बनाने के लिए, तो फिर लोग कहाँ जाएँगे? अपील में जाएँगे, सड़कों पे जाएँगे, करेंगे। असल में सेकुलर तबका हमारा जो है, उनको ये चीज़ रास ही नहीं आई कि इस दफ़ा पाकिस्तान में हर चीज़ कानूनी तरीके के मुताबिक हो रही है। वो इतना ज़्यादा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि चीज़ों को प्रोवोक करना चाह रहे हैं कि कोई ना कोई बलवा हो, फ़साद हो। ऑब्वियसली हम इस चीज़ को कंडोन नहीं करेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि जज साहब को भी कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए था। ये जो दूसरी पार्टी बैठी हुई है, इनको भी करना चाहिए, और उनका आप मिजाज देख लें। ईमान मज़ारी साहिबा, वो क्या नाम है उस लड़के का, सुफियान, जो अभी मरा है बीएलए की तरफ से, वो उसकी दहशतगर्दी को रैशनलाइज कर रही हैं कि ये इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च में भी आया था और इसके खिलाफ ये हुआ, वो हुआ, उसने दहशतगर्दी। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ अगर ज्यादती हो तो दहशतगर्दी का भी आप जवाब पैदा कर देते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तारीख के हसास तरीन केसेस में एक जज हर तरह के कानून और कानूनी रवायत को तोड़ के साइड पे कर दे, तो आप लोगों से कहेंगे आप सड़कों पे ना आए। मेरा ख्याल है ये डिमांड बड़ी अनफेयर है। हम ये डिमांड कर सकते हैं इसलिए कि हमने कानून का रास्ता लिया और कानून के एवेन्यू को ही हम परसू करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली अगर कानून के रास्ते में खुद अदालत आ जाए और अदालत में ही अदल का कत्लो खून होना शुरू हो जाए, तो लोगों को गिला शिकवा होगा। देन यू कांट, फिर आप शिकवा नहीं कर सकते ना उनसे। ओके, थैंक यू वेरी मच कैसे भाई, आपने वक्त दिया और आपके प्लेजर। साथ बात करके कहीं ना कहीं किसी न कई पॉइंट्स पे मैं कायल हुआ, कई पॉइंट्स पे अभी भी आर्गुमेंट बाकी है, मगर मतलब हमारे पास वो एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम जहाँ पर सारी रात बैठे, लेकिन ज़रूर हम इस सिलसिले को जारी भी रखेंगे। बट इसके अंदर कोई शक नहीं है कि आप अपने हिसाब से जिसको दुरुस्त समझते हैं उसके ऊपर बड़ी अच्छी एफर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। उससे हमारा इख्तलाफ हो सकता है, दीगर लोगों का भी इख्तलाफ हो सकता है, हम श्योर। कायल होने में भी अभी हो सकता है कि मुकम्मल ना हुए हों। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ चीज़ों में मैं ज़रूर कायल हुआ हूँ, पॉइंट समझ में आए हैं, कई पॉइंट्स अभी भी उसमें बेकरारी है, मगर आप चूंकि जिस पॉइंट को दुरुस्त समझते हैं उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, बड़ा अच्छा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं, मैंने तो पहले भी जो इंटरव्यूज किए मैं उसमें यही दुआ दी और वहीं पे ही वाइंड अप किया कि जो बेगुनाह हैं उनको सजा ना हो और जिन्होंने ये घिनौना काम किया है वो बचे ना। और मैं आपको बड़ी एक अच्छी बात बताऊं कि जो मुल्जिमान के वकील थे उन्होंने भी मुझे इसके ऊपर आमीन कहा कि भाई वाकई जिसने गुस्ताखी की है, और मैं ये मानता हूँ कि गुस्ताखी तो कहीं ना कहीं से जनरेट हुई है, तो जो गुस्ताखी हुई है और जिसने भी की है उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और यही हमारी भी डिमांड है, अल्लाह करे ये जरूर हो, लेकिन इसके अंदर कोई भी जो है एक मशवरा मैं आपको एंड में दे सकता हूँ। जी जी जरूर कैसे भाई। नेक्स्ट टाइम जब कोई इन वकीलों में से आपसे कहे ना कि हम भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं गुस्ताखी हुई है, तो उनसे पूछिएगा कि आपने अपनी प्रेयर में 400 विक्टिम्स क्यों लिखा था। ये मुनाफकत क्यों करते हैं? अदालत में जाके कहते हैं सारे बेगुनाह हैं, सोशल मीडिया पे आके लोगों की जो है वो एक रीजनेबल नजर आने के लिए कहते हैं नहीं नहीं कुछ होंगे भी बीच में। ये मुनाफकत ना करें, जो आपने पिटिशन में लिखा हुआ है उसके ऊपर आप स्टैंड करें आप। ये ठीक बिल्कुल चले, ये वाला ही पॉइंट आपका उन तक पहुंच गया होगा। जब मैं दोबारा कभी उनसे करूंगा तो जरूर कहूंगा। बहरहाल वंस अगेन थैंक यू वेरी मच कैसे भाई, हम वाइंड अप करते हैं थैंक यू। और इसी दुआ के साथ ही जो हमने की कि कोई बेगुनाह फंसे ना और कोई गुनाहगार बचे ना। अल्लाह हाफिज। आमीन। बहुत शुक्रिया।